हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की नदियां डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की यूनिट 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं प्री की। भारत का भूगोल सारा कंप्लीट हो चुका है। ये टॉपिक रह गया है एक मध्य प्रदेश की नदियां। तो यह लेक्चर को मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा दिया जा रहा है, मैंने बता दिया। मध्य प्रदेश की नदियां हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश की नदी में सबसे पहले हम बात करेंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के अपवा तंत्र को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में बांटा गया है। जो गंगा यमुना अपवा तंत्र है वो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर का अपवा तंत्र है नर्मदा अपवा तंत्र। तीसरे नंबर का अपवा तंत्र है ताप्ती अपवा तंत्र। चौथे नंबर का माही अपवा तंत्र और 5वें नंबर का है महानदी अपवा तंत्र, जो सबसे छोटा है। तो कभी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवा तंत्र पूछा तो गंगा यमुना अपवा तंत्र, ये याद रखना है। सबसे छोटा महानदी अपवा तंत्र। अब बात करेंगे हम बारी बारी से एक एक नदियों की। सबसे पहले बात करते हैं हम नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है अपने मध्य प्रदेश की। तो पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। नर्मदा नदी की सभ्यता एशिया महाद्वीप की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक और भारतीय उपमहाद्वीप की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता का केंद्र रही है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता भारत की कौन सी? तो नर्मदा घाटी। यहाँ पे मानव का विकास हुआ था पहले। यह नदी समुद्र में मिलने से पहले 13-12 किलोमीटर बहती है, जो मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर बहती है। टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश में 10-77 किलोमीटर बहती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में 95,726 वर्ग किलोमीटर का पानी बहा ले जाती है। इसकी सहायक नदियाँ 41 हैं। 22 बाएं किनारे से और दाएं किनारे से 19 नदियाँ मिलती है। तो नर्मदा नदी के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वतमाला के अमरकंटक की पहाड़ी में स्थित नर्मदा कुंड पुष्प राजगढ़ तहसील से निकलकर 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए भारूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, जिसमें से ये 10-77 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का बेसिन कितना है? नर्मदा नदी का कुल बेसिन 98,796 किलोमीटर स्क्वायर है। ये इंपॉर्टेंट है। 98,796 किलोमीटर स्क्वायर है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल 41 सहायक नदी है और ये मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है। ये नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है आप जानते हैं? जो पानी जो है समुद्र में मिलने से पहले वहाँ की चट्टानों को नहीं काट पाता और अलग अलग नहीं बह पाता, वो एस्चुरी कहलाता है। तो डेल्टा नहीं बनाती। याद रखना, पूरब से पश्चिम की ओर जो भी नदी बहती है वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। पूरब से पश्चिम की ओर जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सब डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। कभी पूछा नर्मदा नदी कौन सी घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी, उसको इंग्लिश में रिफ्ट वैली, वी आकार की घाटी से होकर बहती है। इसमें कंफ्यूज ना होए, चंबल नदी भी कोई घाटी दूसरी घाटी से होकर बहती है, वो मैं चंबल नदी के टाइम पे बताऊंगा। तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी के अन्य नाम कैसे कैसे हैं? तो इसे रेवा के नाम से जाना जाता है, इसे मैकल सूता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री भी कहा गया है और इसे शंकरी भी कहा जाता है। याद रखना है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की पुत्री भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसे शंकरी भी कहा जाता है। इसे सोमो देवी या सोम देवी भी कहा जाता है। इसे नमोदोष भी कहा जाता है। नमोदोष, ये नमोदोष टालमी ने कहा था, जो ग्रीक साइंटिस्ट था। नर्मदा नदी को टालमी कहकर संबोधित किया था, या कहा था, किसने पूछा जा सकता है। तो समझ में आ गया, भगवान शिव की पुत्री नर्मदा नदी को कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कथा है, एक पौराणिक कथा है, जिसमें शंकर भगवान तपस्या के लिए मैकाल पर्वत पर आके बैठे थे। उनके शरीर से एक पसीने की बूंद नीचे गिरी और वहाँ एक पर्वत का निर्माण हो गया
और पर्वत का निर्माण होने के बाद वहाँ पे एक उनकी एक कन्या का जन्म हुआ जो नर्मदा कहलाई, तो भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। तो ये सब याद रखें। तो ये समझ में आया नर्मदा नदी क्या है। नर्मदा नदी कुल 41 सहायक नदियाँ हैं। देखो ये यहाँ से ऐसा ये पूरब से पश्चिम की ओर जब बही है तो इसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है। ये हो गया कौन सा तट, ये बायां तट, ये हो गया दायां तट, है ना, बायां और दायां। तो बायां और दायां से कौन सी मिलती है याद रखना है। तो सबसे पहले देखो बाएं की बात करूँगा मैं, बाएं की बात करता हूँ तो यहाँ पे मिलती है बंजर नदी, यहाँ पे मिलती बंजर नदी, यहाँ पे फिर शेर नदी, फिर शक्कर नदी, फिर दुग्धी नदी, फिर तवा नदी, फिर तवा के बाद सुक्ता नदी, फिर वेदा नदी, फिर कुंदी नदी, फिर गोई नदी, गोई के बाद यहाँ पे देवना नदी, यहाँ छोटी तवा, यहाँ बरनार नदी, यहाँ गंजल नदी। तो इतनी सारी नदी बहती मिलती इधर साइड से। अब उधर साइड की बात करते हैं हम दाएं तरफ से। तो हिरण, तंदोनी, बारना, मान, हथिनी, कानर, ऊटी, चंद्रकेसर, जाम, नेर, ये सब नदियाँ मिलती है फ्रेंड्स। इसमें आके तो याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सी नदियाँ नहीं मिलती। तो नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नर्मदा नदी में जलप्रपात भी हैं बहुत सारे। जब उसका उद्गम होता है अमरकंटक से, तो 8 किलोमीटर दूर दूध धारा जलप्रपात है। दूध धारा जलप्रपात जिसे सफ़ेद धारा जलप्रपात भी कहते हैं। फिर 8 किलोमीटर के बाद जब 10 किलोमीटर दूर कपिल धारा जलप्रपात है, कहाँ, अमरकंटक में। उसके बाद इधर जबलपुर में आती है भेड़ाघाट में, वहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार के बाद उधर आगे और बह के जाती है तो खंडवा में है इंदिरा सागर और ओमकालेश्वर जलप्रपात खंडवा में। फिर खरगोन में महेश्वर जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात और मंदार जलप्रपात है। तो ये सब जलप्रपात हैं इसके। और नर्मदा नदी के किनारे बहुत से शहर बसे हुए हैं, तो आपको याद रखना है नर्मदा के तट पर अमरकंटक बसा हुआ है, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, ओमकालेश्वर, महेश्वर, नेमावर, निवाड़ी, बड़वानी, झाबुआ, धार, ये सब बसे हुए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार। नर्मदा की कौन सी सहायक नहीं है नदी, और कौन से बांध बने हुए हैं। इस पे 3 बांध आपको देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट वाले। इंदिरा सागर बांध जिसे पुनासा डैम कहते थे, ये इंदिरा सागर बांध जिसे पुनासा डैम, ये खंडवा में है, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद वहाँ पे ओमकालेश्वर बांध है खंडवा में। उसके बाद महेश्वर बांध है खरगोन में। फिर सरदार सरोवर बांध है राजस्थान में, सॉरी गुजरात में। तो ये सब हैं। तो ये आपको नर्मदा नदी से याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो मैंने आपको बोल के बताया। अब बात करते हैं नर्मदा के बाद हम सोन नदी की। सोन बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश की नदी सोन। सोन का नाम सोण या स्वर्ण या सोनभद्र था। तो सोन नदी का नाम क्या क्या मिला है। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ये तो आप याद रख लीजिए। सोन नदी को क्या कहते हैं, एक और नाम है स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी, तो सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश तथा बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में करीब 700 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात पटना के निकट गंगा नदी में, पटना के निकट एक जगह का नाम है दानापुर। पटना के दानापुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है ये नदी, संगम होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां है जोहिला, एक बनास नाम की नदी उधर भी बहती राजस्थान में, और इधर भी एक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक जोहिला, एक बनास और एक गोपद और रिहंद, ये 4 इसकी इंपॉर्टेंट नदियाँ, सहायक नदियाँ है। तो सोन नदी से समझ में आया कि दोस्तों, सोन नदी से मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। जो अनूपपुर जिले में जो अमरकंटक की पहाड़ी है, वहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक तो नर्मदा नदी का, एक सोन नदी का। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, सोन नदी उत्तर की ओर बह जाती है, या उत्तर या पूर्व की ओर बह जाती है, और एक जोहिला नदी है जो इधर उत्तर की ओर बहती है, फिर बाद में इसमें ही आके समा जाती है। समझ में आ गया, अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी में मिल जाती है या पूर्व की ओर बहती है। पटना बिहार में गंगा नदी के पास समा जाती है। और सहायक नदी जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद है, बिहार के दानापुर में मिलती है। इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। इसमें बाण सागर परियोजना है, इसमें एक परियोजना का नाम है बाण सागर परियोजना। इस परियोजना का नाम एक और रख दिया गया है
गोविंद वल्लभ पंत परियोजना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बाणसागर परियोजना का ही नाम गोविंद वल्लभ पंत परियोजना है। इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। यह परियोजना जो बाणसागर परियोजना है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। और सोन नदी सोनमुंडा से निकलती है, अमरकंटक के सोनमुंडा से निकलती है। तो सोन नदी समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम डायरेक्ट चंबल नदी। चंबल बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। चंबल अपने मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये चंबल। सबसे बड़ी तो नर्मदा है, सबसे दूसरे नंबर में चंबल, फिर तीसरे में सोन, फिर चौथे में ताप्ती। तो ये सब याद रखना है नाम। चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली चंबल नदी से आज तक कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। देखो चंबल नदी, भगवत और महापुराण मार्कंड वायु ब्रह्मा मत्स्य पुराण में इसे चर्मावती कहा गया है। डायरेक्ट पूछा जाता है चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है, चर्मावती है। मेघदूत में कालिदास में चर्मावती का उल्लेख किया है, तो मेघदूत जो कालिदास ने मेघदूत लिखा है उसमें भी चंबल नदी का उल्लेख है चर्मावती के नाम से। उज्जैन और रतलाम जिले से बहती हुई मंदसौर में दक्षिण सीमा बनाती है। यह मुरैना और भिंड जिले के सीमाओं पर बहती है। यह मुरैना और भिंड जिले की सीमाओं पर बहती है और जिससे आगे वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। चंबल की कुल लंबाई 1040 किलोमीटर है। तो समझ में आ गया क्या बताया मैंने। अब चंबल के बारे में ध्यान से सुनिए। चंबल नदी इंदौर जिले की महू स्थित जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। महू, इंदौर के महू स्थित जानापाव की पहाड़ी वांचू पॉइंट महू से निकलती है। तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश होते हुए इटावा नगर पे, उत्तर प्रदेश के इटावा नगर पे यमुना में जाकर मिल जाती है। समझ में आया। चंबल नदी की कुल लंबाई यहाँ इतनी लिखी हुई है, लेकिन बुकों में इतनी मिलती है 965 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर, राजस्थान में 215 और मध्य प्रदेश में 112 किलोमीटर बहती है। इसका प्राचीन नाम चर्मावती या धर्मावती था। इसे 12मासी नदी के नाम से भी जाना जाता है, 12 महीने पानी बहता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को विभाजित करती है या अलग करती है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में ये बहती है। आपने देखा होगा मैप। इसकी सहायक नदी काली सिंध, सिंध नदी, पार्वती नदी, कुंवारी नदी, कूनो नदी, बानास नदी, सिवना नदी, ये सब इसकी नदियां हैं सहायक। चंबल नदी में 3 बांध प्रमुख है। एक मंदसौर में है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश का पहला बांध था। उसके बाद आगे जाती है तो राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ में है। फिर जवाहर सागर बांध जो कोटा में है, जिसे कोटा बैराज बांध भी कहते हैं। ये समझ में आया। उसके बाद देखिए इसमें जलप्रपात, तो इसको आपको कोटा में एक जलप्रपात मिलेगा, चूलिया जलप्रपात। चा से चूलिया और चा से चंबल, ऐसा याद रखें। तो कोटा में चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। पाताल पानी जलप्रपात है इसमें एक इंदौर में चंबल नदी पर, और झाड़ीदहा जलप्रपात वो इंदौर में है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल नदी में जल बंटवारा, चंबल नदी का जो जल है, चंबल नदी के जल के द्वारा मध्य भारत के पठार में अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन होता है, इसको इंग्लिश में गली इरोजन कहते हैं। गली इरोजन क्या होता है? ये वर्षा के तेज बहाव से, जब वर्षा होती है तो उसके तेज बहाव से जो वहाँ की सतह की मृदा अपर्दन के कारण धाराओं के रूप में बहकर नदी में मिल जाती है, उसे ही अवनालिका अपर्दन कहलाता है। तो डायरेक्ट आएगा कौन सी नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन होता है? तो चंबल नदी द्वारा। और कभी पूछा मध्य भारत के पठार में अपर्दन का प्रमुख कारण क्या है? तो अवनालिका अपर्दन। इसे इंग्लिश में भी याद रखो, गली इरोजन कहते हैं। समझ में आ गया। बीहड़ों की समस्या इस नदी पर है। कभी पूछा चंबल नदी पे है, ये याद रखना है। सर्वाधिक बीहड़ों की समस्या किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। बीहड़ का मतलब क्या आता है? नदियों द्वारा काटे गए भाग, जो बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। यमुना की सहायक नदी है, तो याद ही रखना है। ये चंबल नदी जो है ये रेविनीस यानी खडभूमि बीहड़ से होकर बहती है। कभी पूछा जो चंबल नदी है वो रेवेनी खडभूमि से होकर बहती है।
ये चंबल नदी जो है ये नतीलंब घाटी से होकर बहती है। नतीलंब घाटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्राइक वैली। स्ट्राइक वैली से होकर बहती है, तो ये भी याद रखना है। नर्मदा नदी हमने भ्रंश घाटी से पढ़े थे, चंबल नदी स्ट्राइक वैली से होकर बहती है, तो समझ में आ गया। इसकी एक राजस्थान से एक नदी आके मिलती, ब्राह्मणी नदी, इसकी सहायक नदी याद रखें। चंबल नदी के किनारे बसे हुए रतलाम, श्योपुर, महू, मुरैना, ये सब बसे हुए हैं। डाकुओं का गढ़ चंबल नदी में है। डाकुओं का गढ़ चंबल नदी के किनारे था पहले, उत्तर की ओर बहती है ये नदी, याद रखना है। और चंबल नदी जो है उत्खत स्थल आकृति का भी निर्माण करती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चंबल नदी उत्खत स्थल आकृति का भी निर्माण करती है, समझ में आ गया। बांध मैंने बता दिया, परियोजना बता दिए। उत्तर की ओर बहती है, फिर उत्तर से पूर्व की ओर बहते हुए यमुना में मिल जाती है, तो समझ में आ गया। चंबल नदी से आगे चलते हैं, अब बेतवा नदी की बात करते हैं। देखो यहाँ से बेतवा नदी के बारे में वाहरा पुराण में कहा गया है कि भागीरथी और वेत्रवती, बेतवा नदी का प्राचीन नाम वेत्रवती था, सब नदियों में श्रेष्ठ है। इसी कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की गंगा इसे सर्वाधिक प्रदूषण स्तर के कारण कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है सर्वाधिक प्रदूषण स्तर के कारण। बाण भट्ट ने कादम्बरी में इसका वर्णन किया है, और कालिदास ने मेघदूत में इसका वर्णन किया है। रायसेन और विदिशा जिले से बहती हुई यह उत्तर प्रदेश में ललितपुर और झांसी जिले की सीमा बनाती है। उसके बाद फिर से टीकमगढ़ में प्रवेश करती है। और बेतवा की सहायक नदियों में घसान इंपॉर्टेंट है। घसान का प्राचीन नाम था दसाने। घसान का प्राचीन नाम था दसाने। इनकी अंशहायक नदियां हैं बीना और जामिनी। समझ में आ गया बेतवा से। अब बेतवा के बारे में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। इसका उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। कुमरा गांव कहाँ से? रायसेन। इसका उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। या भोपाल, बीना जो सागर में आता है, या भोपाल, बीना, विदिशा, टीकमगढ़, छतरपुर होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर से बहते हुए यमुना में मिल जाती है। हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम वेत्रवती था। इसकी टोटल लंबाई 590 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 840 किलोमीटर बहती है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं बेतवा नदी को, इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं बेतवा नदी को। मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है बेतवा नदी के प्रदूषण स्तर के कारण। कभी पूछा किस कारण, तो प्रदूषण के कारण। और ये पुराणों में कुछ और बातें लिखी हुई है, तो पुराणों के अनुसार भी बोलते हैं। और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण स्तर के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। झांसी के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है ये। तो बेतवा नदी समझ में आ गया। इसकी सहायक नदी बीना, घसान, जमानी। बेतवा के किनारे ओरछा, सांची, गुना, विदिशा के तट पे बसे हुए हैं। उत्तर पूर्व की ओर बहती है नदी। इसमें भालकुंड जलप्रपात है एक, भालकुंड जलप्रपात। ये भालकुंड जलप्रपात ये बीना में है, बीना आता है सागर में, तो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इस पे 2-3 परियोजना है। एक तो राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में है। इसका नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिए गए हैं। तो इसका नाम बाद में परिवर्तित कर दिया गया था, और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना इसी का नाम है। इस पे एक और परियोजना है माता टीला परियोजना, जो ललितपुर में है। ये तीनों परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। समझ में आया? केन बेतवा लिंक परियोजना, एक परियोजना बनाई गई थी केन बेतवा। केन नदी में पानी कम हो गया था, तो बेतवा नदी का पानी ले जाया गया था। तो केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी, ये भी याद रखें। तो बेतवा से इतना ही। अब बात करते हैं हम ताप्ती नदी की। इसका उद्गम बैतूल जिले की मुल्ताई की पहाड़ी से हुआ। यहाँ खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है या गिर जाती है। इसे पुराणों में भगवान शिव की पुत्री कहा गया।
महाभारत और स्कंद पुराण में कहा गया है। नर्मदा की जुड़वा बहन भी कहते हैं इसको, क्योंकि नर्मदा के समानांतर उसी टाइप से बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, इसे नर्मदा नदी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश के खानदेश के पठार और सूरत, फिर उधर जाके सूरत के पठार के मैदानी भाग को पार करती है और गुजरात में स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। सूरत बंदरगाह इसके मुहाने पर बसा हुआ है। इसकी उपनदी है, एक उपनदी पूर्णा, इसकी एक उपनदी है जो इसमें आके मिलती है, पूर्णा नदी, तो याद रखें। तो ताप्ती नदी महाभारत में कहा गया है कि भगवान ताप्ती नदी है, ताप्ती, इसे भगवान सूर्य की पुत्री भी कहा गया। ताप्ती के धार्मिक महत्व का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, यहाँ भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, डेल्टा नहीं बनाती। ताप्ती नदी भी एस्चुरी बनाती है, डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी से समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम छिप्रा नदी की। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है छिप्रा नदी, इसके बारे में ध्यान से देखना है, क्योंकि इसका उद्गम इंदौर जिले की काकरी बर्डी की पहाड़ी से हुआ है। काकरी बर्डी चंबल नदी का जानापाव की पहाड़ी से हुआ था, इसका काकरी बर्डी की पहाड़ी से हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में पहाड़ी का नाम आ जाता है। इसका उद्गम इंदौर जिले की काकरी बर्डी की पहाड़ी से हुआ है। इसे मालवा की गंगा भी कहते हैं। छिप्रा नदी को मालवा के पठार या मालवा क्षेत्र की गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 951 किलोमीटर है। खान और गंभीर इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी है एक खान और एक है गंभीर, इसकी सहायक नदी है। खान नदी के तट पर इंदौर शहर बसा हुआ है। जो खान नदी बताया मैंने आपको, उसके तट पर इंदौर शहर बसा हुआ है। कुंभ का मेला छिप्रा नदी के तट पर लगता है। कुंभ के मेले को सिंहस्थ का मेला के नाम से भी जाना जाता है। ये छिप्रा नदी के तट पर लगता है उज्जैन में। 2016 में लगा था, 12 साल के अंतराल में लगता है। 2016 में लगा तो इसके 12 साल बाद वहाँ लगेगा। तो समझ में आ गया, छिप्रा नदी के तट पर कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में छिप्रा नदी के तट पर है, इंपॉर्टेंट है। भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है फ्रेंड्स, आप जानते हो कि भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। एक उज्जैन में लगता है छिप्रा नदी के तट पर, एक इलाहाबाद में लगता है गंगा नदी के तट पर, एक हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पर, और एक नासिक में लगता है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। तो भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक में, 4 जगह लगता है। अब 12 साल के अंतराल में, एक स्थान पर लगने के बाद 12 साल के अंतराल में उसी स्थान पर लगता है। उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा छिप्रा नदी के तट पर हुआ था। जो पुराणों में कहा गया है, समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा छिप्रा नदी के तट पे हुआ था। उज्जैन देवास इसके तट पे बसे हुए हैं। छिप्रा नदी के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उज्जैन किस नदी के तट पे? छिप्रा। देवास भी इसके तट पे। चंबल की सहायक नदी है छिप्रा, उत्तर की ओर बहती है, बस इतना याद रखें। और मालवा की गंगा इसे कहते हैं। काकरी बर्डी की पहाड़ी से हुआ है। कुंभ का मेला लगता है। महाकालेश्वर मंदिर छिप्रा नदी के तट पे है। और क्या बन गया, हो गया। अब बात कर लेते हैं केन नदी की। केन बहुत इंपॉर्टेंट नदी, नाम सुना होगा। यह बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। केन नदी जो है बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। केन नदी बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कटनी जिले से होता है। बांदा जिले के समीप करीब 160 किलोमीटर बहती हुई चिल्ला के निकट यमुना में मिल जाती है। तो केन नदी यह कटनी के कैमूर की पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई यमुना में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम कर्णावती था। इस नदी में पांडव जलप्रपात है। केन नदी पे छतरपुर में पांडव जलप्रपात है। पांडव जलप्रपात केन नदी छतरपुर में। तो केन नदी से समझ में आ गया, यमुना की सहायक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सॉरी, बेतवा की सहायक है। कटनी के कैमूर की पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई बेतवा नदी में मिल जाती है। प्राचीन नाम कर्णावती था। पांडव जलप्रपात छतरपुर में केन नदी पे है। टोम्स नदी की बात करेंगे हम, अगली नदी। इसका पुराणों में इसे तमाशा नदी के नाम से जाना जाता है। तमाशा नदी कहते हैं इसको, टोम्स नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका उद्गम मैहर तहसील से हुआ है। सतना जिले के मैहर तहसील से हुआ है। गंगा की सहायक नदी है, याद रखना है। इसे तमाशा नदी भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम तमाशा था।
तोम्स नदी का उद्गम सतना जिले के मैहर तहसील के झुलेरी के पास कैमूर की पहाड़ी से हुआ है और ये नदी गंगा में जाके मिलती है, इतना याद रखें। तोम्स नदी गंगा नदी में जाके मिलती है। मध्य प्रदेश की भी ये एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी में जाके मिलती है, गंगा की सहायक नदी है। अब बात करेंगे हम वैनगंगा नदी की, जिसे बेनगंगा, देखो इसको वैनगंगा नदी कहते थे पहले, फिर इसका नाम वेनगंगा हो गया, वेनगंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, वेनगंगा नदी। इसका उद्गम सिवनी जिले के सतपुड़ा के पठार से हुआ है, फिर यह आगे जाकर बालाघाट जिले में प्रवेश करती है। बालाघाट जिले में इसकी कुल लंबाई 98 किलोमीटर है। बालाघाट जिला इसके तट पे बसा है। आगे जाकर ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में दक्षिण की ओर बहती है, तो दक्षिण की ओर जाकर महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में प्रभावित होती है, बहती है, फिर वर्धा नदी में जाके मिल जाती है। और वर्धा नदी और जो वैनगंगा नदी का संगम स्थल है वो प्राणहिता कहलाता है, प्राणहिता कहलाता है, ये याद रखना, पूछा जाता है। वैनगंगा और वर्धा नदी का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है और फिर उसे प्राणहिता नदी कहने लगते हैं वहाँ से। तो प्राणहिता नदी आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है, गोदावरी नदी में संगम होता है उसका। तो समझ में आ गया वैनगंगा नदी के बारे में। इसका उद्गम सिवनी जिले के परसवाड़ा के पठार से हुआ है, दक्षिण की ओर बहती है, महाराष्ट्र में जाती है, वर्धा नदी से मिलती है, फिर वर्धा नदी आगे जाकर गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसका संगम स्थल जब वर्धा नदी से मिलती है तो प्राणहिता कहलाता है। ये मध्य प्रदेश यानी प्राणहिता कहलाता है। और क्या बताने लायक है यहाँ से परीक्षा के हिसाब से, देखो जब परसवाड़ा के पठार से सिवनी में निकलती है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे एक बांध बनाया गया है, भीमगढ़ बांध, भीमगढ़ बांध। ये भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है, इसे कीचड़ बांध के रूप में जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध भीमगढ़ बांध, जो छपारा की तरफ है सिवनी में। और जो भीमगढ़ बांध बनाया गया है, इस परियोजना का नाम था संजय सरोवर परियोजना, संजय सरोवर परियोजना। तो संजय सरोवर परियोजना के अंतर्गत भीमगढ़ बांध बनाया गया वैनगंगा नदी पर, सिवनी जिले में छपारा के पास है ये। फिर वैनगंगा नदी आगे जाती है, आगे जाके जब बालाघाट में एंटर करती है, और बालाघाट में एक बांध है ढूटी बांध। ये बांध है किसमें, वैनगंगा नदी पे, और ये ढूटी बांध से ही वैनगंगा नहर निकाली गई है, वैनगंगा नहर निकाली गई है, जो मध्य प्रदेश की पहली नहर थी, 1923 में बनी थी। और उसके बाद फिर आगे जाती है तो बालाघाट मिलता है, तो बालाघाट इसके तट पे बसा हुआ है। उसके बाद ये दक्षिण की ओर बहती है तो महाराष्ट्र चल जाती है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बहती है, एंटर करती है। फिर आगे जाके ये वर्धा जिले में मिलती है। जब वर्धा जिले में मिलती है तो वो जो संगम स्थल है वो प्राणहिता कहलाता है। और फिर प्राणहिता नदी बन के आगे जाके गोदावरी में मिल जाती है। तो समझ में आ गया वैनगंगा से, पहली नहर भी इसी से निकली, वैनगंगा नहर, सब याद रखना है। ये ढूटी बांध है, इस पे संजय सरोवर परियोजना, भीमगढ़ बांध, ये सब बता दिया। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध, उसे कीचड़ बांध भी कहते हैं। वैनगंगा नदी समझ में आया। आगे चलेंगे, अब माही नदी की बात करेंगे। अब बात करते हैं माही नदी की। यह नदी मध्य प्रदेश के अरावली पर्वतमाला के बीच से निकलती है और राजस्थान में बांसरवाड़ा और डूंगरपुर जिले में बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी ऐसी नदी है, ये भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। धार जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलकर पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये नदी कर्क रेखा जो गई है उसको 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसमें एक माही परियोजना भी है। माही परियोजना को जमनालाल बजाज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। माही परियोजना का नाम बदल दिए, जमनालाल बजाज परियोजना रखा गया, तो माही परियोजना इसी जिले में। समझ में आ गया माही नदी से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। धार से निकलते हैं, ये भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की 3 नदी ऐसी जो पूरब के पश्चिम से ओर बहती है, नर्मदा, ताप्ती और माही। समझ में आ गया। धार जिले से निकली, विंध्याचल पर्वत से पूरब के पश्चिम की ओर गई, खंबात की खाड़ी में गिर गई, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जमनालाल बजाज परियोजना, ये सब याद रखें यहाँ से। तो माही नदी हो गया। माही नदी के बाद एक और नदी मिलेगी आपको, काली सिंध नदी। मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, इसका उद्गम बागली गांव से हुआ है। बागली गांव विंध्याचल पर्वत के बागली गांव देवास से हुआ है। शाजापुर और राजगढ़ में बहती हुई चंबल नदी की सहायक नदी है। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। इसके किनारे सोनकच्छ नामक एक तीर्थ
बचा हुआ है जो देवास में है, सोनकच्छ इसके तट पर बसा हुआ है, काली सिंध नदी पे। उत्तर की ओर बहती है राजस्थान में चंबल नदी पे मिल जाती है। तो चंबल की सहायक नदी काली सिंध नदी बागली तहसील से निकलती है, याद रखना बागली, इसका उद्गम देवास के बागली से हुआ है। काली सिंध थी। एक और इसी के नाम की टाइप की है सिंध नदी। सिंध नदी विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से निकलती है, सिरोंज तहसील से निकलती है, गुन्हा, शिवपुरी, दतिया, भिंड जिले से यात्रा करती हुई यमुना में मिल जाती है। मोहक जलप्रपात सिंध नदी पर है, मोहक जलप्रपात सिंध नदी पर है, ये याद रखें। सिंध नदी भी हो गया। एक और नदी पार्वती, पार्वती नदी। पार्वती नदी को पारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम सिरोंज तहसील से हुआ है, विंध्य प्रदेश के सिरोंज तहसील से हुआ, चंबल में जाके मिल जाती है। शाजापुर, राजगढ़, आष्टा इसके तट पे बसा हुआ है। आष्टा नामक तीर्थ इसके तट पे बसा हुआ है। आष्टा आता है सीहोर में। उसके बाद है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी, कुंवारी नदी जो है शिवपुरी के पठार से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, चंबल में मिल जाती है, सिंध की सहायक नदी है। समझ में आया? कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है, उत्तर की ओर बहती है, सिंध की सहायक नदी है। अब बात करेंगे केन नदी की। केन नदी तो पढ़ ली है शायद हमने, कटनी से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से पढ़ ली है। केन के बाद सोन नदी, वैनगंगा नदी सब पढ़ चुके हो चुकी है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया। तवा नदी देख लेते हैं। तवा, तवा नाम की एक नदी है, तवा काय की ये इंपॉर्टेंट है, तवा नदी। इसका उद्गम होशंगाबाद जिले के महादेव श्रेणी के अंतर्गत कालीभीत की पहाड़ी से हुआ है। कालीभीत की पहाड़ी सतपुड़ा के अंतर्गत कालीभीत की पहाड़ी से हुआ है और यह नर्मदा के बाएं तट पर मिलती है। और जब मिलती है तो एक बद्रामन नामक जगह में मिलती है, तीर्थ बद्रामान तीर्थ में जाके मिल जाती है नर्मदा से। तो बाएं तट से मिलती है, याद रखना है, नर्मदा में बाएं तट से मिलती है। और इस पर तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल, एक नदी का पुल है जो सबसे लंबा है मध्य प्रदेश में, इस नदी पे बना हुआ है, जिसको तवा नदी पुल बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है, तवा नदी पुल। तवा नदी पर, तवा नदी उत्तर की ओर बहती है। तवा की सहायक नदी है देवना, मालिनी, सुख, तवा। तवा की 3 नदी इंपॉर्टेंट है, देवना, मालिनी और सुख तवा सहायक नदियाँ हैं। तो तवा भी समझ में आ गया। एक और नदी है माहूअर, माहूअर नदी मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट है, ये भी शिवपुरी में बहती है, सिंध की सहायक नदी है। शिवपुरी में बहती है, सिंध की सहायक नदी है। टोम्स नदी के बारे में मैंने बता दिया। एक है माही नदी के बारे में बता दिया। माही के बाद घसान नदी पढ़े थे अभी अपन ने, घसान नदी। ये घसान नदी बेतवा की सहायक नदी, रायसेन से निकलती है, उत्तर प्रदेश में ललितपुर के पास बेतवा में मिल जाती है। समझ में आ गया। एक शक्कर नदी इंपॉर्टेंट है, शक्कर नदी छिंदवाड़ा से निकलती है और नर्मदा की सहायक नदी है। गाडरवाड़ा होते हुए थर्मल पावर, सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जलापूर्ति करती है और शक्कर नदी से मिल जाती है। तो शक्कर नदी छिंदवाड़ा में बहती है, नर्मदा की सहायक नदी, इतना याद रखना है। उसके बाद छोटी तवा नाम की भी एक नदी है, छोटी तवा। एक तो तवा है और एक छोटी तवा है। तो छोटी तवा बैतूल से निकलकर नर्मदा में मिल जाती है, छोटी तवा। कूनो नाम की नदी है एक, कूनो जिसे कूनू नदी भी कहते हैं, ये शिवपुरी से निकलती है और चंबल की सहायक नदी है। इसी के किनारे मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क कूनो पालपुर नेशनल पार्क बसा हुआ है। एक जामनी नदी है, जामनी नदी, इसका उद्गम सागर में होता है, उद्गम सागर में होता है। जामनी नदी सागर में बहती है, इंपॉर्टेंट है। बारना नदी इंपॉर्टेंट है, बारना नदी ये रायसेन जिले से निकलती है और नर्मदा में मिल जाती है, नर्मदा में मिलती है राइट साइड से। वामन तीर्थ इस नदी के तट पर बसा हुआ है, वामन तीर्थ संगम पर बसा हुआ है, जो नर्मदा में मिलती है तो संगम स्थल पर वामन तीर्थ बसा हुआ है। बारना परियोजना रायसेन में है। एक गार नदी भी है, गार जो थोड़ी सी बड़ी नदी है, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिवनी के लखनऊ से निकलती है, नर्मदा में जाके मिल जाती है। बीहड़ नदी भी है एक, बीहड़ नदी। देखो बीहड़ एक जगह का नाम उधर अलग है जो चंबल के किनारे, चंबल बीहड़ नदी से बने हैं, लेकिन एक बीहड़ नदी भी है, इसका उद्गम रीवा जिले से होता है। इस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात है। इसकी सीमा, इसी के सीमा के पास केवटी और बहुटी जलप्रपात भी स्थित है। तो बीहड़ नदी समझ में आ गया। इसका उद्गम रीवा जिले से हुआ है। इस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है और इसी नदी पर केवटी और बहुटी जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। खान नदी के बारे में बता दिया था। खान नदी इंदौर शहर इसके तट पर बसा हुआ है। केवटी जलप्रपात, केवटी नहीं, खान नदी समझ में आ गया। इंदौर शहर इसके तट पर बसा, इतना याद रखें यहाँ से बस।
ये समझ में आया। खान नदी के बाद आगे चलेंगे हम। महानदी है एक, तो महानदी अपने यहाँ नहीं बहती, लेकिन महानदी के बारे में पढ़ना जरूरी है। महानदी के बारे में आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र मैकाल क्षेत्र के अंतर्गत अमरकंटक क्षेत्र वर्तमान छत्तीसगढ़ से निकलती है। जो अमरकंटक के उस तरफ वाला सिहोवा स्थान है, सिहोवा स्थान से निकलती है और दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई उड़ीसा के समीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। डेल्टा बनाती है, ये याद रखना है। जो महानदी है, जो पूरब की ओर जो भी नदी बहती है वो सब डेल्टा बनाती है। सबसे छोटा अपवाह तंत्र महानदी का है मध्य प्रदेश में। एक नदी है पाहुज नदी, ये इसे पूर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। टीकमगढ़ से उद्गमित होती है और उत्तर की ओर बहती हुई झांसी तक जाती है और इस पर पाहुज बांध बना हुआ है झांसी में। सिंध नदी में मिल जाती है, ये सिंध की सहायक नदी है। उसके बाद एक और नदी है जामानी नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में बहती है, बेतवा की सहायक नदी है। सागर जिले से निकलती है ये और ओरछा के समीप बेतवा नदी में मिल जाती है जामानी नदी। तो ये समझ में आ गया। एक पेंच नदी के बारे में आपने सुना होगा। पेंच नदी छिंदवाड़ा के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलकर दक्षिण की ओर कान्हन नदी में मिल जाती है। पेंच नदी समझ में आ गया। एक कुल बेहारी नदी है, कुल बेहारा या बेहारा बोलते हैं, कुल बेहारा नदी। ये छिंदवाड़ा जिले में बहती है। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं कुल बेहारा नदी को, तो ये याद रखें। तो ये इसके बाद देखिए हमने, उसके बाद अब यहाँ से बात करते हैं। देखो नर्मदा घाटी के बारे में बात कही गई है यहाँ पे। नर्मदा घाटी, नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहे जाने वाली नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और भारत की 5वीं बड़ी नदी होने का गौरव भी प्राप्त है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो सरदार सरोवर समझ में आ गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। इंदिरा सागर परियोजना ये भी नर्मदा नदी पर है, खंडवा में, इसको देख सकते हैं आप यहाँ से। ओमकालेश्वर परियोजना खंडवा में है। महेश्वर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है, खरगोन में। जोबट परियोजना चंद्रशेखर आजाद शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये हाथिनी नदी पर है। हाथिनी किसकी? नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। अपरवेदा ये खरगोन में है। अपरवेदा परियोजना खरगोन जिले में है। रानी अवंती बाई सागर परियोजना जिसे बरगी परियोजना के नाम से जाना जाता है, बरगी नदी पर है, जबलपुर में। बरगी अपरवर्तन परियोजना भी, बरगी बांध जो बना हुआ है जबलपुर में, ये बरगी नदी पर, इसको याद रख सकते हैं। अपर नर्मदा परियोजना भी इंपॉर्टेंट है। लोअर गोई परियोजना है, बड़वानी में है, याद रखें। पुनासा परियोजना ये नर्मदा इंदिरा सागर परियोजना का पुराना नाम है, पुनासा परियोजना। गार लैंडिंग परियोजना ये खंडवा जिले में है, इसको भी देख सकते हैं आप। तो इस लेक्चर में इतना ही हमने मध्य प्रदेश के नदियों वाला टॉपिक डिस्कस किए। बहुत ही छोटा और बहुत ही शानदार टॉपिक था। एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत नदी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एमपीपीएससी की प्री एग्जाम में आना ही है। तो आपको ये वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से देख के जाना है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।